हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और अक्सर लेकर न्यू करते हैं जिसका नाम है क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में प्रीवियस ईयर का 2024-2025 का जो साइंस का पेपर से आया है आपका मिड टर्म एग्जाम का, उसके मैं हर एक क्वेश्चन को आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं 31 नंबर क्वेश्चन से आपके जो बच के आएंगे 39 तक आपके क्वेश्चन है उनको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियोस के अंदर में मैंने दो पार्ट से, ठीक है, तो पिछले दो पार्ट्स के अंदर एमसी क्वेश्चन हो गया आपके और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, वह मैंने सारे के सारे आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो उन वाली वीडियो को जाकर के जरूर देख लेना। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी स्टूडेंट को कुछ 3 नंबर वाले होंगे और कुछ 5 नंबर वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये और आपको पता ही होगा कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है इसको सोल्यूशन करना आपके लिए हर एक क्वेश्चन के आंसर को देखना बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप नहीं देखते हो तो आपको बहुत आप घाटे में चलोगे। ठीक है, घाटे में प्लस में आपके बटे 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 में से बटे मार्क्स आएंगे ही नहीं, पूरा 100% मार्क्स आपको स्कोर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको मिड टर्म एग्जाम के अंदर में एकदम पूरे 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के हर एक क्वेश्चन के आंसर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आंसर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं वीडियो में करा ही रहा हूं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो को देखो और शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखो, अपने हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे और क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका किस किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, आपका इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा आपके। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एमसी क्वेश्चन कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये सब आपको सभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो से और इससे आपको ये भी पता चल जाएगी आपने कितनी तैयारी की है, कितनी तैयारी हो पाई है आपकी, नहीं हो पाई है। ठीक है, आप जानते हैं वैसे आपका जो पेपर का डे शीट है, एग्जाम डे शीट आ जाना चाहिए, अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अभी आने वाला है, जल्दी आ ही जाएगा। तो अब तक अपने जब तक अब जितना भी आपको समय मिल जाएगा अपनी तैयारी को पूरा भरपूर कर लो। ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं सॉरी आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो आपसे स्टूडेंट मेरे साथ मिलकर के अपनी तैयारी को पूरा पक्के कर लो ताकि आपके 80 में से 80 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए, ठीक है, आपको हमारे ये दो काम करना जरूरी है। ठीक है, आपसे स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी है। पहला काम क्या, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना रहा हूँ, जब आपका प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन पेपर हो गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन पेपर हो गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इन सब के वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराते रहूंगा। इसलिए आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा काम ये करना है कि इस वाली वीडियो को आपको लाइक करना है। क्या करना है, इस वाली वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आप जितना ज्यादा अधिक से अधिक लाइक करोगे उतना ही अधिक से अधिक आपके लिए मैं वीडियो बना बना के दूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो बना बना के दूंगा। तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, हो सके तो शेयर और कमेंट भी जरूर करना। अब मैं यहाँ से आपको क्लास शुरू करने आने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को हम करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमारा 31 से हम स्टार्ट करेंगे, 30 तक हमने 30 तक हमने ऊपर तक ये वाले क्वेश्चन तक हमने ऊपर पिछली क्लासों में पार्ट वन पार्ट टू के ना हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट टू के ना कर लिया था। ठीक है, तो पार्ट दोनों ही पार्ट वन पार्ट टू का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से पार्ट वन से हम पार्ट थ्री से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। ठीक है, देखते हैं 31 में क्या कहा जा रहा है। अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण मतलब समझते हैं ना, अंदर वाला कोण। ठीक है, अंदर वाला जो होता है ना, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। द्वारा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब बोला जा रहा है। बनाने दर्शाने के लिए प्रकाश किरण आरेख बनाइए। ठीक है, हमें किरण आरेख बनाना है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये सब वाला आरेख आपने अपने बुक के अंदर देखा ही, वही बनाना है। और जब कोई बिंब स्थित है, ठीक है, जब कोई बिंब क्या है, बिंब डैश डैश जगह पे, इस जगह पे आपके क्या है, बिंब स्थित है, तो हम हमारे को क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। कौन से दर्पण को लेकर के बनाना है, अवतल दर्पण को लेकर के बनाना है। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब कहाँ पर आएगा जाएगा उसका हमें ये बताना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पॉइंट दे रखा है, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा दर्पण। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है हमारे को बिंब दिया रहेगा, बिंब कहाँ पर है, हमारे को प्रतिबिंब बताना है इसके अंदर में। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला आपका आएगा दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, दर्पण के फोकस और वक्रता वक्रता केंद्र के बीच में हमारा क्या आएगा, बिंब स्थित है। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा हमारे को बताना है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने ये रहा ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, दर्पण के फोकस और वक्रता
केंद्र के बीच, ठीक है। दर्पण के फोकस आपको जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है आपको, और उत्तल दर्पण आपका क्या होता है। अवतल दर्पण जो आपका होता है ना, इस तरफ से अंदर की तरफ में मुड़े रहते हैं, और उत्तल दर्पण आपके कैसे रहते हैं, इस तरफ से रहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण आपके ऐसे रहते हैं, ये वाला, ये साइड, ठीक है। और उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का ऐसे होता है, उत्तल का ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होता है, दोनों में डिफरेंस ये है, और दिखने में डिफरेंस ये है, और बस, ठीक है। तो बात करते हैं हम, यहाँ पर है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। अब ये इसको जो पी जो होता है ना हमारा, क्या बोलते, इसको हम बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और इसके जो फोकस है आपको दर्पण के फोकस, ठीक है। तो हमारे जो ये वाला जो हमारा सी जो हमारा होता है ना, वो वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है, हमारा केंद्र होता है, ठीक है। और हमारा जो होता है ये देखो वक्रता केंद्र, और एफ जो हमारा फोकस आएगा, मतलब कि आधा, इसका पोल, और आपका जो हैगा किसका वक्रता केंद्र का आधा होता है ठीक है, फोकस। तो यहाँ पर हो गया। अब हमारे को बोला क्या जा रहा है, वक्रता केंद्र, हमारा बिम कहाँ पर है, हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये है, और फोकस दूरी हमारे क्या, एफ है। फोकस दूरी को एफ से दर्शाया जाता है, और वक्रता केंद्र को आपका सी से, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो आपका क्या है, किसके दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, आसपास में। मैंने थोड़ा गलत बना दिया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे को बताना प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखो, आपको कैसे लाइन खींचनी है, कि यहाँ पर बनेगा आपका, हमारे को लंबाई तो ये नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने से लंबाई ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं, मैं यहाँ तक पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको हमारे को कहाँ पे ले जाना है, फिर इसकी वाली लाइन को ना स्केल से खींच के यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। स्केल से खींच करके फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आ, ये तो फिर इधर बनेगा ना, इधर जाएगा थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाएंगे। ठीक है, नीचे की साइड में ही बनेगा, ये लाइन आपका जाएगा फोकस दूरी के बीच, वक्रता। तो ये जाएगा लाइन आपका, वापसी लाइन भी जाना है ना। तो ये आसपास में इधर की साइड में जाएगा, ठीक है। तो आप ये फोकस से ना इधर ही लेके चलना, ठीक है। स्केल से खींचोगे ना, तो फोकस से इधर ही लेके चलना, तो ये आपका इधर की साइड में बनेगा, ठीक है। तो आपका ये है ए और बी, आपका इधर की साइड में जाके बनेगा, ए और बी जो आपका क्या है, यहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, बेसिकली यहाँ पर बनेगा, आपका इधर जाकर के बनेगा, ठीक है। और हमारे को इसमें एक और चीज बताना था, एक सेकंड रुक जाना बस। मैं किरण और एक बताना था, बाकी हमारे को तभी भी मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख दिया है, जैसे कि आपका क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के से बड़ा बनेगा। तो हमारे वस्तु से बड़ा बना, वस्तु हमारा इतना ही था, इससे बड़ा बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा, देखो ये नीचे ऊपर साइड उल्टा कैसे है देखना, अगर इस साइड में बनता, ऊपर की साइड में बनता तो वह सीधा रहता, मगर इस साइड के साइड नीचे की तरफ में बना तो ये उल्टा हो गया, बस इतना ही। अब देखो सेकंड वाला पॉइंट आपका था अनंत पर, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट क्या था आपका, अनंत पे था, तो अनंत वाला देखते हैं, ठीक है। ये रहा अनंत। अनंत पे मतलब कि क्या, हमें नहीं पता कि अनंत पर मतलब कि बिंब कहाँ पर है हमारा, ठीक है, वो हमारे क्या अनंत पे है, हमें नहीं पता। अब देखो बिंब क्या अनंत पे है, कहीं पे भी हो सकता है, तो ये कहीं पे भी जाकर के अवतल लेंस से उसका जो किरण आएगा, उसका जो परछाई है टकराएगा, ठीक है। तो वह कहाँ से निकलेगा, वह फोकस दूरी से, किस पे आएगा, वह फोकस दूरी पे आएगा, फोकस पे जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी पे एफ पे गिरेगा ये, ठीक है। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। जो बिंब का प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और इसमें देख लो, अब इसका प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें पूछा नहीं गया, बाकी तभी मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से आपका जो ये बनेगा, ठीक है, किरण आरेख। और ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और अंत्यतः आपका छोटा रहेगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा अंत्यतः छोटा है, क्योंकि बिंब पे ही बनेगा, छोटा सा बनेगा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसका, नेक्स्ट वाला आपका आएगा सी पॉइंट था इसका, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ठीक है। दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो अब मैंने आपको वक्रता केंद्र मतलब क्या है आपका, सी पे बनेगा, ठीक है। सी पर है क्या है, हमारा बिंब है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिंब, सी पे क्या है, मेरा बिंब है, ठीक है। तो अब इसको देखो, जब अब वक्रता केंद्र पे सी पे बिंब है, तो भाई यहाँ से अब हम इसको पूरा किससे ले जाएंगे, फोकस दूरी से ले जाएंगे, किससे ले जाएंगे हम, फोकस दूरी से ले जाएंगे ना, ठीक है। तो फोकस दूरी से जाकर के ये इधर टकरा करके, अब दर्पण पे टकरा करके फोकस दूर से निकल करके इधर ही बनेगा, ठीक है। तो इधर ही बनेगा, ताकि अब देखो नीचे की साइड में बन रहा है, तो ये वास्तविक है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, और वस्तु के समान ही रहेगा, मतलब कि जितने वस्तु के आपका लंबाई था ना, उतना ही सेम टू सेम आपका प्रतिबिंब का भी लंबाई बनेगा। तो किरण आरेख आपका इस प्रकार से बनेगा। हमारे को बेसिकली किरण आरेख पूछा गया था, हमारे को ये सब बताने के लिए नहीं बोला गया था, तो आप इस कॉपी सब में ये सब मत लिखना, ठीक है। किससे सिर्फ किरण आरेख, ये तीनों को तीनों याद ही कर लेना, क्योंकि तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये जो पॉइंट्स है आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है।
और इस वाले का भी मैं थोड़ा सा ना भूल रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर में कि हमारा जो ये कहाँ से निकलेगा ये। ठीक है, फोकस दूरी से 1 सेकंड, वो थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ उसको, फिर एक बार और बता देता हूँ इस वाले को। ठीक है, शायद ये फोकस दूरी से ही निकलेगा, क्योंकि टाइम हो गया ना, काफी टाइम हो गया, मतलब कि मेरे याद रिवीजन हुआ नहीं है। ठीक है, एक आध भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो फोकस थे यहाँ से मान के चलो मेरा क्या आएगा, वस्तु था केंद्र और आपके बीच में वस्तु था, तो यहाँ से मान के चलो मेरा यहाँ पे पहले तो यहाँ पर जाता है, टकराता आएगा। ठीक है, तो ये फोकस से ही मान लो। अगर फोकस से ही जाएगा तभी भी आपका इस घर के आसपास में ही बनेगा। ठीक है, तो फोकस से लेके जाना, इस वाले देखो कहाँ से लेके जाना, फोकस से लेके जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं सूचीबद्ध हमारे को करना है। ठीक है, सॉरी, आपका जो समतल दर्पण है ना, उसका जो प्रतिबिंब आपका बनता है, उसकी हमारे को टोटल 3 विशेषताएं हमारे को बताना है। ठीक है, 3 विशेषता 3 नंबर, 3 विशेषता 3 नंबर। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है, इसकी विशेषता मैंने लिख रखा है। समतल दर्पण द्वारा जो बनाया जाता है ना आपका, समतल दर्पण द्वारा आपका जो प्रतिबिंब, आपका प्रतिबिंब की 3 विशेषता हमारे को बताना था। पहला विशेषता ये आभासी रहता है, सीधा रहता है। दूसरा आपका रहता है वस्तु के आकार के बराबर ही रहता है। तीसरा आएगा दर्पण के पीछे समान दूरी पर जितना दर्पण से दूर होता है बिंब। ठीक है, मतलब कि जितना ना आपका, जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, प्रतिबिंब आपका यहाँ पर है, तो आपका जो बिंब जो बनेगा ना, सेम ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, सेम ही दूरी पर रहेगा बिंब, जितनी दूरी पर रहता है उतना ही प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर रहता है, दूरी के अंदर कोई चेंज नहीं होता। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे, इनमें हाथ, बायां हाथ दायां हो और दिखाई देता है। इसमें जो हाथ होता है ना आपका, बायां हाथ दाईं ओर, इधर का हाथ इधर दिखाएगा, इधर का हाथ इधर दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ पे 3 विशेषता लिख रहा था, मैंने 4 लिख रखा है। कोई भी 3 पॉइंट जो आपको बेहतर तरीके से याद हो वही लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 है। एक एक त्रिभुज कांच के प्रिज्म के माध्यम से, ठीक है, एक त्रिभुज कांच के प्रिज्म, ठीक है, एक त्रिभुज कांच मतलब त्रिभुज के प्रकार का क्या आपका प्रिज्म है, के माध्यम से प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण के अपवर्तन को दर्शाने हेतु एक किरण आरेख बनाई है। ठीक है, हमारे को बताना है क्या ना, प्रिज्म ग्लास हैगा। ठीक है, प्रिज्म का क्या आएगा, कांच का प्रिज्म है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण को हम क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। ठीक है, क्या करवा रहे हैं, अपवर्तन करवा रहे हैं, इसमें प्रकाश को दे रहे हैं प्रिज्म के अंदर में। ठीक है, तो हमारे को किरण आरेख बनाना है। ठीक है, और उस पर आपतन कोण, निगत कोण और विचलन कोण डी चिन्हित करना है। ठीक है, यदि किरण के इस स्थान पर श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़े तो क्या होगा, इस स्थिति में घटित होने वाली घटना का नाम हमारे को बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहला तो आपतन कोण हो गया, निगत कोण हो गया, विचलन कोण हो गया, ये सब क्या क्या है आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट जो पूछा गया था इसका आंसर देते हैं। पहले आप क्या करोगे, त्रिभुज का जैसा बना लोगे, त्रिभुज जैसा प्रिज्म है आपका, सिंपल सा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले में हमने क्या करा, श्वेत प्रकाश दिया। ठीक है, श्वेत प्रकाश दिया मतलब कि हमने रेडिएंट, जैसे कि बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल प्रकाश, जैसे कि मैंने टॉर्च हो आपने देखा ही होगा, टॉर्च हमने दिया। ठीक है, आर्टिफिशियल हमने लाइट दी, तो आर्टिफिशियल आपकी लाइट जो है ना, ऐसे करके जा रही है, जैसे ऐसे करके जा रहा है त्रिभुज के प्रिज्म पर। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का जब प्रिज्म पे यहाँ पर जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक लंब खींचना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लंब कर रखा है, लंब। ठीक है, जिसे परपेंडिकुलर नहीं कहते, लंब। ठीक है, तो लंब खींचा पड़ा हुआ है, हमने लंब खींच दिया, तो लंब के इधर की साइड में ये लाइन और ये लंब के इधर की साइड में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से दर्शाते हैं। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया, आगे करते हैं। ठीक है, और जब आपको पता ही होगा कि भाई इधर से हमारा ना, इधर से हमारा जो हमने प्रकाश दिया, जो हमने लाइट दिया हैगा, वो हमारा प्रिज्म से ना ऐसे सीधे ही नहीं जाता। क्या होता है, ऐसे सीधे नहीं जाता, वह अंदर से जाकर के ना वह बैंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अंदर जाकर के वह मुड़ जाता है, आपने बुक में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जाकर के आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जाकर के, ठीक है, ये आपके जाकर के मुड़ जाएगा। मुड़ जाकर के फिर ये वह बाहर की ओर निकलेगा, ये लाइट। ठीक है, जब लाइट बाहर की ओर निकलेगा तो यहाँ पर इधर की साइड में ना फिर से एक हमारे को क्या करना पड़ेगा, लंब खींचना पड़ेगा, 90 डिग्री हमारा बनेगा। इधर की साइड में 90 डिग्री बनेगा, इधर के साइड का जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम निगत कोण कहते हैं, और उसको ई से दर्शाते हैं। समझ में आ गया। अगला अब बच गया आपका विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, देखो हमारा ये देखो, इसका आएगा, जो हमारा यहाँ से लेकर इस वाले बिंदु से लेकर के हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इस वाले बिंदु से लेकर के हम लाइन खींचेंगे।
ठीक है। और हमारा और लाइन खींचेंगे, इस साइड का जो कोण आपका रहेगा ना, इस साइड का कोण, ये आपका इसको डी से दर्शाते हैं, इसको हम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कोण आपके हो गए। अगला, अब इसके आगे में जो पूछा जा रहा है तो उसके आंसर देते हैं हम। ठीक है, यदि किरण के स्थान पर श्वेत प्रकाश, अब क्या पे भेजा जा रहा है, किरण के छोड़ के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश कर रहे हैं। तो कि किरण प्रिज्म पर पड़े तो क्या होगा। ठीक है, और इस स्थिति में घटित होने वाली घटना का नाम हमको बताना है। ठीक है, तो इसको घटना का नाम क्या है, इसको हम घटना का पहले घटना का नाम बता देते, उसको हम विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये दूसरे का आंसर है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकलते हैं तो, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, तो प्रकाश की घटक, ठीक है, प्रकाश के जो घटक होते हैं, मतलब कि प्रकाश एक चीज से मिलकर के नहीं बना रहता, वह 7 चीजों से मिलकर के बना रहता है। ठीक है, रंग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के घटक रंग अलग अलग हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। प्रक्रिया का नाम समझ में आ गया। आपको पता ही होगा, इंद्रधनुष आपने सुना ही होगा। इंद्रधनुष इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनबो। ठीक है, आपने बना हुआ कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ठीक है, अब देखो इसका कारण क्या है, कारण भी हमारे को बताना था। कारण है आपका प्रकाश किरण और कांच प्रिज्म का, ठीक है, होना, प्रकाश किरण और कांच प्रिज्म का होना। ठीक है, प्रकाश में क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, जो आपको पता ही है, विवियोर हो गया, 7 रंग होते हैं। ठीक है, और कांच का प्रिज्म प्रकाश को अपने अंदर आने देता है। ठीक है, इसका कारण यही है, विक्षेपण होने का जो आपका कारण यही है कि कांच प्रकाश किरण होता है, उसमें एक स्पेक्ट्रम होता है, और कारण, और क्या होता है ना, और स्पेक्ट्रम, और ये कांच किरण होता है, कांच का प्रिज्म होता है जो अपने प्रकाश को अंदर आने जताएगा, और जब बाहर निकलता है तो वह फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि इसके अंदर में फैलने का भी एक कारण है अपने में, विक्षेपण होने का भी कारण है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है सबकी। ठीक है, तो यही आपको 2 चीज आपको लिखना है। ठीक है, घटित होने का कारण भी हमने लिख दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33, अपवर्तन के नियम। ठीक है, पहला हमारे को ये बताना है, फिर दूसरा हमारा रहेगा प्रतिबिंब की प्रकृति के आधार पर उत्तल और अवतल लेंस के मध्य एक अंतर हमारे को लिखना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसका 2 नंबर वाला ये हो जाएगा, एक अंतर लिखना है, एक अंतर लिखना है, तो आपका 1 नंबर का ये हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है वैसे आपका ये। ठीक है, तो करते हैं, अवतल के नियम बताए। ठीक है, अपवर्तन के नियम बताने हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के आपके बेसिकली 2 नियम होते हैं, मुख्य रूप से 2 नियम। पहला आपका होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आप कहने का मतलब क्या है, सुनो। कहने का मतलब ये है कि एक ही रेखा पे, ठीक है, जो आपतित किरण हो गया, ठीक है, अपवर्तित किरण हो गया, और आपतन बिंदु पर, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया, अभिलंब तीनों ही पर अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होता है, मतलब कि एक ही रेखा, तल का मतलब क्या हुआ आपका, एक ही रेखा। ठीक है, एक ही रेखा पर होता है, मतलब कि आपतन किरण हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, तीनों ही आपके एक ही रेखा पर होते हैं। बस सिंपल सा है। अब देख समझ लो कि आपतित किरण किसे कहते हैं। देखो, हमने एक्स वाई एक रेखा खींच दी, एक्स वाई करके हमने एक रेखा खींची, और हमने रेखा से, देखो, और मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये हमने देखा है। ठीक है, अब मैंने इस रेखा से ना, यहाँ से ना, मैं जैसे कि हमारा कांच का कुछ है, हमने क्या करा कि ये कांच का कुछ है, कांच के कुछ से मैं ना, जब इसके ना कांच के अंदर में ना, मैं इसको करूंगा, लाइट दूंगा, तो यहाँ से मैं लाइट दे रहा हूँ, तो ये बाहर यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, ये बाहर यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब कांच का कुछ है, कांच का क्या है, कांच का कुछ भी है, प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म को छोड़ करके। ठीक है, तो ये है, तो हमारा जो इधर की साइड में, जो इधर की साइड का जो हमारा कोण बनेगा, हमारा आई बनेगा, इसको आई से आपतित किरण बनेगा, इसको हम आई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे अभिलंब कहते हैं, आपको पता ही होगा। दूसरा अब हमारा बन गया क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन सा है फिर। ठीक है, आप अपवर्तित किरण सुन लो, अपवर्तित यहाँ से निकला, इधर साइड वाला जो कोण बनता है आपका, इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं, इसको हम आर से दर्शाते हैं। और आपतन बिंदु क्या रहता है, ये जो आपका यहाँ पे जो बिंदु बना ना, 1 सेकंड रुक जाना। ठीक है, यहाँ पर जो आपका बिंदु बनाना, इसको हम क्या, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। बस तीनों ही एक तल में होता है, पहला नियम कंप्लीट। दूसरा आपका नियम होता है, उसको हम दूसरे नियम का हम बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, इसका दूसरा नियम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। आप सुनो क्या क्या है, आपको मैं पूरा समझा दूंगा, बस सुनना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है जब माध्यम समान हो। ठीक है, स्थिरांक का मतलब क्या होता है, स्थिर निश्चित मान। ठीक है, अब आपतन कोण और ज्या हटा दो, यहाँ से क्या हटा दो, यहाँ से ज्या हटा दो, अपवर्तन कोण बस लिखो, ज्या हटा दो। ठीक है,
अब मैं बोल रहा हूँ अपतन कोण का अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है आपका क्या रहता है, समान ही रहता है जब आपका माध्यम क्या रहता है, आपका समान रहता है। जैसे कि मैंने बोला जल जल, मैंने दो माध्यम लिए, ठीक है। आपतन कोण का मतलब है कि मैं जैसे कि एक जल के अंदर मैं 30 डिग्री पर मैं रेखा अपना प्रकाश किरण डाल रहा हूँ, एक एक जल के अंदर मैं 60 डिग्री पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रकाश किरण डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 30 पे डाल रहा हूँ, 60 पे डाल रहा हूँ, मगर क्या मेरा माध्यम क्या मेरा सेम ही है, ठीक है। तो हमारा जो है ना अपन अपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो आपका जो माप है ना, जो अनुपात हैगा वह आपका सेम ही आएगा, दोनों का ही क्या रहेगा, आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अगर अब मैंने बोल दिया कि एक मैं जल ले लेता हूँ, एक मैं क्या ले लेता हूँ, कांच ले लेता हूँ। जल के अंदर वही मैंने 30 डिग्री पे किरण डाला, कांच के अंदर वही मैंने 60 डिग्री पे कांच डाला, दोनों का जो अनुपात आएगा ना, आपका क्या है, अपतन कोण का अपवर्तन कोण का आपका जो अनुपात आएगा ना, वह आपका अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि समान आपके माध्यम ने थे, ठीक है। तो फीलिंग यही, स्नेल का नियम यही कहता है कि भाई दोनों का अपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ही का अनुपात सेम रहेगा, जब समान है, जब माध्यम क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। स्नेल का नियम ये कहता है। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बी पॉइंट जिसका था, प्रतिबिंब की प्रकृति के आधार पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में एक अंतर लिखना है हमारे को, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, फटाफट से करते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब के आधार पर, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति के आधार पर हमारा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस हो गया, तो अगली बार से मैं इसको ना थोड़ा सा ना सही कर दूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा आ रहा है, उसको अगली बार से सही कर देंगे, ठीक है। तो उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस के अंदर वस्तु की स्थिति के अनुसार, ठीक है, वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। उत्तल लेंस क्या कर सकता है, वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के आपके क्या बना सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आएगा अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस आपका है वस्तु के किसी भी स्थिति में होने पर हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। वस्तु किसी भी स्थिति में हो भाई, कहीं पे भी हो, ठीक है, उसका मतलब नहीं है, वह हमेशा क्या बनाएगा, आभासी, सीधा और छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट तो कमेंट से पूछ ले, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वह है आपका 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, आपका खंड दा है, ठीक है। टोटल 39 ये क्वेश्चन है, ज्यादा 9 क्वेश्चन नहीं है, तो फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 34 आपका क्वेश्चन है, और दीर्घकालीन वाले क्वेश्चन हो गया, और करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, जब देखो यहाँ पर पूरा थोड़ा सा ना पहेली का टाइप का है, ठीक है। बट आपने इस वाले, मैं 100% कहता हूँ, ये आपको इसने आपने इस वाले पैराग्राफ को ना पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो करते पढ़ते हैं। जब विद्युत को पदार्थ W के जलीय विलयन से प्रभावित किया जाता है, ठीक है। अब विद्युत को जलीय विलयन है किसी W का, उसमें प्रभावित किया जाता है किसको, आपके जल को, सॉरी विद्युत को प्रभावित किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे को बताना बेसिकली है क्या, ठीक है। तब यह वियोजित होकर, ठीक है, तब यह क्या हो जाता है, टूट जाता है, एक अन्य पदार्थ X और एक गैस Y उत्पादन करता है, ठीक है। X और Y उत्पादन करता है, ठीक है। गैस वायु का उपयोग पदार्थ जेड के निर्माण में किया जाता है, ओके। और जिसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो हमारे को बताना है, पहले फिर से समझ लो, हमारे को एक जलीय विलयन था, उसके अंदर हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा, विद्युत धारा को फ्लो करवाया, ठीक है। वह क्या हो गया, दो भागों में टूट गया, एक पहला एक्स पदार्थ में, और दूसरा आपका वह वाई गैस के अंदर में टूट गया। और वाई गैस का यूज हम जेड पदार्थ को बनाने में करते हैं, और जेड पदार्थ क्या होता है, करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग आपका पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करता है। तो हमारे को पहचाना है, WXY की पहचान करना है, ठीक है। XYZ पदार्थों के निर्माण को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है, और पदार्थ जेड का एक और हमारे को यूज हमारे को बताना है, ठीक है, बस सिंपल सा। तो देखो, पहला हमारा जो जेड है, हमारा डब्लू था, ठीक है। पहला हमारा जो डब्लू है वह क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम हमने, और फिर इसके बाद में हमारा बना क्या, फिर हमारा एक्स बना, क्या बना, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और वाई हमारा गैस जो बना, क्लोरीन गैस बना, ठीक है। क्लोरीन गैस से हमने क्या बनाया, ब्लीचिंग पाउडर बनाया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जेड हमारा बना, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। सेकंड हमारे को बताना था, रासायनिक सूत्र बताना था, तो ये रहा आपका रासायनिक सूत्र, NaCl प्लस में 2H2O, इसके नाम में क्या प्रवाहित करा है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी,
फिर हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस अलग निकला। ठीक है, अब इसका थर्ड का हमें को आंसर देना है। जेड का एक और उपयोग बताना है। ठीक है, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा जेड बना था, ब्लीचिंग पाउडर किससे बना था? क्लोरीन से बना था। ठीक है, इसका और यूज करना है। ठीक है, तो पहले तो एक तो हमें पता ही है जल को साफ करने के लिए, ठीक है, जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। और आपका फर्स्ट जो हैगा एक और है। अब दो बार हमारे को एक और लिखना था, बट मैंने दो लिख रखा है। कोई भी आप दोनों में से एक याद कर लेना, जो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, तो कागज, कपड़े, अन्य पर सामग्री को सफेद करने के लिए। ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हो विभिन्न रसायनों और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लिख देना। ठीक है, अब इसके के नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ऊपर वाला तो हमने कर लिया, हम दोनों अथवा अथवा वाला क्वेश्चन भी करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे को अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे और हम अपने क्लास के अंदर में 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के कर लें। ठीक है, तो इसलिए तो फर्स्ट आपका वो क्वेश्चन आएगा, इसका ए पॉइंट क्वेश्चन है ये। बेकिंग सोडा से प्राप्त एक रासायनिक यौगिक जल की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा से। ठीक है, बेकिंग सोडा से, या बेकिंग सोडा बोल सकते हो आप, या यहाँ पर धोने का सोडा होना चाहिए, वैसे कोई बात नहीं, बेकिंग सोडा लिख रखा है। और क्योंकि इसका आंसर यही है, तो आज कहते हैं एक यौगिक, ठीक है, एक रासायनिक यौगिक जल की कठोरता को क्या करता है, क्या हमारे को दूर कर देता है। बेकिंग सोडा से हमारे को प्राप्त होता है। पहला हमारे को दे रखा है यौगिक को पहचानना है हमारे को। ठीक है, अब हमारे दूसरे को हमारे को इसमें बताना है यह यौगिक किसले रूप से में कैसे प्राप्त किया जाएगा। बताइए कि क्या यह यौगिक अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति, अपने उत्तर में हमारे को पुष्टि करना है। ठीक है, तो करते हैं फटाफट से। पहले तो यौगिक का नाम क्या आएगा? यौगिक का नाम आपका सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, NaCO3। सेकंड आपका है, सेकंड आपका है यह यौगिक किसके रूप में कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, ये यौगिक किसके रूप में कैसे प्राप्त होता है बताइए। कि क्या कहा यौगिक अम्लीय है? क्या यह होना चाहिए, यह यौगिक अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन है, क्या है हमारे को वो भी बताना है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय रूप में इसको पहले तो प्रभावित करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के लिए धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम सोडियम कार्बोनेट के, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जब हम उसको पुनः क्रिस्टलीकरण कर देंगे ना, तो हमारे को क्या मिलेगा? धोने का सोडा मिलेगा हमारे को। ठीक है, तो ये रहा Na2CO3 प्लस में 10H2O, इसको हम करेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा? हमारे धोने का सोडा हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण हमने कर दिया। अब इसका प्राकृतिक कैसा होता है? क्षारीय इसका प्राकृतिक आपका होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, इसी का आपका तीसरा क्वेश्चन जो आपका था, बी पॉइंट है जो हैगा, उदासीकरण अभिक्रिया परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण हमारे को देना है। ठीक है, उदासीकरण का मतलब आप सुन के ही आपको समझ में आ रहा है, उदासीकरण, उदास। ठीक है, ना आप क्या हो? खुश हो, ना आप क्या हो? दुखी तो हो वैसे। ठीक है, दुखी, उदासीकरण का मतलब उदास, दुखी तो हो मतलब खुश तो नहीं हो ना। ठीक है, तो बात करते हैं, मेन पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके लवण लव सर्दी हो रखी है। आगे करते हैं, पहला आपका, जब लवण अम्ल हो गया, क्षारक हो गया, आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो यह है विलयन। ना तो अम्ल ना ही क्षारक होता है, यह उदासीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, मतलब कि हम एक अपना क्या करते हैं, अम्ल के अंदर में, क्षारक के अंदर में, दोनों में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा लवण हो गया, नमक, और हमारा जल का निर्माण आपका होता है। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? और इसके बाद में जो ना ही वह अम्ल बचता है, ना ही वह क्षारक बचता है, वह इस वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा है, आपका अम्ल ले लेते हैं, HCl लेते हैं, और क्षारक हम लेते हैं NaOH ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का विक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बना? NaCl लवण बन गया और H2 हमारा जल निकल गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बस इतना ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 34 तक क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आगे क्लास के अंदर हम आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा ज्यादा लंबा सा हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो को लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको फिर से दोस्तों के दो काम करना है, अभी तक नहीं करे तो कोई बात नहीं, कर ले अभी के अभी, जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाता हूँ। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मैं क्या करूंगा? आपके लिए मोस्ट वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है, तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, 100 में से 100 मार्क्स पूरे पक्के हो जाए। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के फोर्थ पार्ट के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।